गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर का 7वां पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि हमारे बिजनेस का थर्ड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में 5 पार्ट बताए थे, जिसमें से 2 पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक सोल बिजनेस और एक पार्टनरशिप के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर मिलजुल कर व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है। और व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जहाँ पर समानता के आधार पर स्वेच्छा के साथ व्यक्ति क्या करता है, मिलजुल कर अपने आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि जो मध्यस्थ होते हैं उनका जो बीच का जो रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कि व्यक्ति क्या करते हैं, इसके अंतर्गत डायरेक्ट उन लोगों से माल खरीदते हैं जो उसके प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्ट उनको माल बेचते हैं जो लोग उपभोक्ता हैं, यानी कि हमारे कस्टमर्स। अब उन्हें ये डायरेक्ट माल बेच दिया जाता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही काम करती है, जो कि मध्यस्थों को बीच में से हटा देती है। जो बीच में, जैसे कि हमारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे मार्केटिंग होल्डर्स, ये सारे जो व्यक्ति होते हैं उनको बीच में से हटाना कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था जहाँ पर मिलजुल कर व्यक्ति आपस में कार्य करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रोफेसर्स ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप परिभाषाएं पढ़ लें। लिखा हुआ है कि प्रोफेसर कैलवर्ट के अनुसार सहकारी संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति मानव के रूप और समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लाभ इन्हें भी होता है और सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर सहकारी संस्था यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार का बिजनेस अगर आप करेंगे तो आपको समाज की सेवा करना है, क्योंकि सरकारी नहीं है, सहकारी है। सहकारी का मतलब होता है कि जो आधा प्राइवेट होता है और आधा गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो वो सहकारी संस्था होती है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर सेलिगमैन ने क्या कहा है कि सहकारिता का वास्तविक अर्थ उत्पत्ति तथा उसके वितरण स्पर्धा का परित्याग कर समस्त प्रकार के मध्यस्थों को दूर करना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टर्स की। सबसे पहले स्वैच्छिक संगठन। सहकारी संगठन स्वेच्छा से निर्भर होने वाला संगठन होता है। इसमें किसी पर भी कोई भी दबाव नहीं होता है। प्रत्येक को सदस्य बनने और सदस्यता त्यागने की स्वतंत्रता रहती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी इसका सदस्य बन सकता है और वह कभी भी इस सदस्यता को त्याग सकता है। तो किसी प्रकार का इस पर दबाव किसी का नहीं रहता है। मानवता का तत्व इसमें पाया जाता है। इसमें अन्य संगठनों के समान पूंजी को महत्व नहीं दिया जाता, अभी तो मानवता को अधिक ध्यान दिया जाता है। शोषण से मुक्ति में मानव के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कस्टमर का जो शोषण होता है, मतलब कि वर्कर्स का जो शोषण होता है, उससे मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो है कि व्यक्ति की जो मेन पावर है, व्यक्ति की जो गुडविल है, जो उसकी शख्सियत है कि वो मार्केट में कितना ज़्यादा पूजा जाता है, यानी कि पूजनीय है, या कितना लोग उसका आदर करते हैं, तो उसके आधार पर जो है मानवता के आधार पर उसे व्यापार में यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बना दिया जाता है। यहाँ पर पार्टनरशिप की तरह कैपिटल का कोई भी महत्व नहीं होता है। आत्म सहायता। सहकारी संगठन में व्यक्ति स्वयं के हितों के साथ साथ अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा भी करता है, उसका पूरा ध्यान रखता है। इसके लिए वह पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत का पालन करता है। सभी सदस्य आपसी सहयोग से आर्थिक हितों को पूरा करते हैं। तो सभी सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प यहाँ पर करते रहते हैं, समाज की हेल्प करते रहते हैं। प्रजातांत्रिक है। सहकारी समितियों का कारोबार प्रजातांत्रिक पद्धति से चलाया जाता है। यहाँ
प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे सदस्य एक अंश रखता हो चाहे 100। वह सदस्यों का सदस्य के लिए तथा सदस्यों का ही द्वारा चलाया जाने वाला संगठन होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि हमारी संस्था होती है, जैसे कि कोई कोरी समाज होता है, कोई राजपूत समाज होता है, कोई ब्राह्मण समाज होता है, कोई सुतार होता है, तो कोई उसके बाद कोई लोहार होता है। तो अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग जातियों के अलग अलग संस्थाएं इनकी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक प्रकार से अंश खरीदना होते हैं, शेयर्स खरीदना होते हैं, वहाँ के सदस्य बनना होते हैं, और चाहे फिर आपका एक अंश हो चाहे 100 अंश हो, आपको वहाँ पर वोटिंग करने का अधिकार होता है और आप केवल एक ही वोट वहाँ पर दे सकते हो। और सभी का जो होता है यहाँ पर समान आर्थिक हित होता है, और वृद्धि अगर इसमें होती है, संगठन सब मनुष्यों के समान आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए ही कार्य करता है। इसमें सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और संगठन के लिए के लाभ का विभाजन भी समान होता है, समानता के आधार पर ही होता है। तो यहाँ पर जो होता है कि जो भी हमें लाभ होता है वो आपके शेयर्स के अनुसार नहीं बढ़ता है, वो समानता के अधिकार पर यहाँ पर बढ़ते रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर सेवा भाव भी होता है कि इनका मेन उद्देश्य क्या होता है। यह संगठन एक दूसरे की सहायता के लिए कार्य करता है, अतः इसका मुख्य उद्देश्य सेवा भाव करना होता है। सहकारिता केवल व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय तथा सेवा दोनों का सब मिश्रण होता है। सेवा पहले और लाभ बाद में इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मध्यस्थों का उन्मूलन करना और पारस्परिक सहयोग करना, नगद व्यवहार, ये इसकी अन्य विशेषता है। उसके बाद सहकारी समिति की स्थापना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्थापना में हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूनतम सदस्य संख्या स्थापित करना रहती है। तो अधिनियम के अनुसार एक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम 10 वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है जो प्रसंविदा की क्षमता रखते हो। प्रसंविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट रखने की क्षमता मतलब या तो व्यक्ति वयस्क हो या वो दिमागी असंतुलन में ना हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि अगर वो पागल है तो वो व्यक्ति जो है अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है। उप नियमों की स्वीकृति, यद्यपि सहकारी समितियों की स्थापना केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अनुसार की जाती है, फिर भी दैनिक कार्य संपन्न करने के लिए इन सदस्यों द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इन पर प्रथम 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और सभी उप नियम की स्वीकृति को अपनाते हैं। न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा करना, पंजीयन हेतु आवेदन करना, समिति का पंजीयन करना, ये सारे इसके प्रोसीजर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सहकारी समिति का पंजीयन के लिए हमें सबसे पहले आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद इसमें क्या होगा, संस्था का नाम देना है, उसमें संस्था के सदस्यों के नाम पते होना चाहिए, सदस्यों का अधिकार कर्तव्य होने चाहिए। उसके बाद हमारी सभाएं कब कब बुलाएंगे हम, उसकी क्या क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखना रहती है। उसके बाद लाभ विभाजन के नियम क्या रहेंगे, व्यवसाय को निर्धारित नियम और विनियम, यानी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं आपके संस्था के, वो सारी चीज़ें जो हैं हमें रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त एक उस आवेदन में लिखना पड़ेगी। अब इसके गुण हैं, यानी कि इसके एडवांटेज। अब एडवांटेज के अंतर्गत दो प्रकार के एडवांटेज है हमारे पास। एक होता है इकोनॉमिक एडवांटेज और एक होता है सोशल एडवांटेज। इकोनॉमिक में क्या होता है कि साख की सुविधाएं होती है,
सहकारी संस्था में जब व्यक्ति कार्य करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसे ऑटोमेटिकली गुडविल प्राप्त हो जाती है। इससे सदस्यों को व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। अगर वो अलग से अपना कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो एक गुडविल उसे प्राप्त हो जाती है और वह अपने उसके लिए असेट्स अलग से वो प्राप्त कर सकता है, खरीद सकता है। कम ब्याज पर ऋण उसको आराम से मिल जाता है। ठीक है। तो साहूकारों से क्या होता है कि उससे शोषण नहीं होता, मुक्ति मिल जाती है और सदस्यों के को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अगर आपको संस्था से कोई भी लोन लेना है तो आप बैंकों के चक्कर ना काटते हुए आप अपनी संस्था से आराम से लोन ले सकते हैं, जो कि आपको कम ब्याज दर पर मिलेगा। मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है। सहकारिता संस्थाओं का गठन उपभोक्ता सहकारी भंडारों के कारण मध्यस्थों की प्रायः समाप्ति हो जाती है, क्योंकि ये समितियाँ उत्पादकों से प्रत्यक्ष माल खरीदकर उन सदस्यों को सीधा भेज देती है। मूल्य को नियंत्रण कर लेती है, उचित मूल्य की प्राप्ति होती है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। ये इसके इकोनॉमिक एडवांटेज है। और सामाजिक एडवांटेज में क्या आएगा कि शोषण रहित समाज की स्थापना हो जाती है। मतलब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो रहा है। जीवन स्तर ऊंचा उठता है, स्वावलंबन की आदत बन जाती है, सहयोग, भाईचारा और ईमानदारी पैदा होती है। अब इसके दोष, तो फर्स्ट पॉइंट है सदस्यों का शोषण। सदस्यों का धन अंश, जमा आदि के रूप में दिया जाता है और मंडल इसे मनमाने ढंग से व्यय करता है। सदस्यों को लाभ नहीं के बराबर मिलता है। अब सहकारी संगठन में क्या होता है कि जो लाभ होता है वो कभी कभी नहीं के बराबर होता है, और जो पैसा हमने दिया है अंश के रूप में उसको मनमाने ढंग से वो खर्च करते हैं। इसकी कोई भी प्रोसीजर हमें पता नहीं होती है। साख का दुरुपयोग होता है। अगर व्यक्ति की गुडविल अच्छी है तो वो मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को कर्ज दे सकता है। जैसे अगर कोई बंदा वहाँ का अध्यक्ष है, ठीक है, और वो आपके पहचान का है तो वह अपने हिसाब से अपने पहचान वालों को अपने, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जाति में सभी लोग तो हमारी पहचान के होते नहीं हैं। जो हमारे करीबी होते हैं हम उसे क्या करते हैं कि साख का दुरुपयोग करते हुए हम उसे बेफालतू ही कर्ज दिलवा देते हैं और काफ़ी दिनों तक भरवाते नहीं है, तो ब्याज हमारा बनता रहता है। उससे क्या होता है, संस्था का नुकसान होता है। प्रबंधन में स्थिरता, सत्ता का केंद्रीकरण, सहकारिता का भावना का लोप, शासन का हस्तक्षेप और केवल शहरों में सफल, गाँव में ये सफल नहीं होती है। अब इसके प्रकार देकर रखें आपको कि सहकारी संगठन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सहकारिता उपभोक्ता भंडार और सहकारिता सहकारी संस्थान, सहकारी साख संस्थान, सहकारी कृषि संस्थान, सहकारी गृह निर्माण और सहकारी वितरण संस्थान, ये आपको अलग अलग देकर रखें। आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें और पूरा टॉपिक आप वापस से पढ़कर समझ लें। यह आपका होमवर्क है।